गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। थोड़ा सा हैवी टॉपिक रहेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इसको आप चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या सिंपल चिल्ड्रन हटा करके आईडीज की भी बात कर सकते हो, शॉर्ट में अगर लिखा जाए। ये आपको चिल्ड्रन इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का ही टॉपिक चल रहा है कॉन्टिन्यूटी में जो हम पढ़ रहे थे। आईडीज इनको बोला जाता है, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, बौद्धिक अक्षमताएं जो बुद्धि में किसी भी कमी के कारण होती हैं, और बुद्धि में होती हैं तो व्यवहार में भी होती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम समझेंगे आज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इतना डिटेल में शायद ही आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पहले कभी समझा होगा जितना अभी चल रहा है ना। वेलकम अलका, आ जाओ पहले सारे के सारे। बहुत बढ़िया। हाँ सभी गुड इवनिंग, आ जाओ। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक बार। नोट साथ में बनाते रहिएगा, देख करके, या पीडीएफ भी मिल जाती है उसका यूज़ करके, क्योंकि जो नोट्स आप अपने हाथ से बना देंगे उनका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज़ से। ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन अगेन टॉपिक है आपका, समावेशी शिक्षा, जिसमें कल हम बात कर रहे थे अलग अलग तरह के बच्चों की। हियरिंग इंपेयरमेंट की हमने कल बात की थी, उससे पहले विजुअल की बात की थी, उससे पहले क्रिएटिव की बात की थी, उससे पहले गिफ्टेड की बात की थी, उससे पहले नॉर्मल एक चीज़ समझी थी कि है क्या इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। चलिए फिर चलिए देखते हैं, समझते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज बौद्धिक, भाई इंटेलेक्ट हम अपनी बुद्धि को कहते हैं ना, बौद्धिक अक्षमता। ठीक, बौद्धिक अक्षमता मतलब हमारे इंटेलेक्ट, हमारी रीजनिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे इन सभी एस्पेक्ट जो हमारी बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उनमें कोई अक्षमता है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या आईडीज कह देते हैं। ठीक है जी, इतनी बात हमें क्लियर है? बिल्कुल। अगर हम बात करें, हाँ बहुत बढ़िया मोनिका, इन इंडिया, अब इसकी भी अलग अलग डेफिनेशन है। अब्रॉड अगर हम अमेरिकन एसोसिएशन की बात करें वो कुछ और बताते हैं, यहाँ पे कुछ और बात है, तो हम जनरल डब्ल्यूएचओ की जो जनरल डेफिनेशन है उनको भी समझेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडिया में क्या है, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसका कोई भी स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम हो उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा सोने पे सुहागे की जैसी है ना, चेरी ऑन द केक है, बहुत ही बढ़िया। इन इंडिया द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम कानून है आपका 2016 वाला, अनुराधा उस पर बात किसी और दिन करेंगे, अभी मौका मिलेगा हमें ये सब करने का, धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, बीच में क्लास को डिस्टर्ब प्लीज ना करें, है ना। ये शायद मैं यूट्यूब पर बता भी चुकी हूँ आपको, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इनकी डेफिनेशन है जो डब्ल्यूएचओ देता है, उस पर बात कर लेंगे एक दिन। इन इंडिया द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, वो डिफाइन करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या चीज है, बौद्धिक अक्षमता क्या चीज है, एज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर। मतलब नाहिदा क्या कहता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की अगर हम बात करें, ठीक, ये कहता है कोई भी व्यक्ति इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो चीजें होती हैं, लिमिटेशन इन बोथ, मतलब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी दिक्कत है, बौद्धिक स्तर पे दिमाग की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनमें भी दिक्कत है, जैसे रीजनिंग यानी तर्क देना, जैसे चीजों को सीखने की क्षमता, जैसे समस्याओं के समाधान की क्षमता। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज होती है अडेप्टिव बिहेवियर, जो समाज में बिहेवियर्स को अडेप्ट करना है, कहाँ कैसे कम्युनिकेट करना है, इनको उस चीज में भी दिक्कत होगी। ऑब्वियसली ये भी हमारी बुद्धि से ही संबंधित है ना, तो इन दोनों में प्रॉब्लम होना बौद्धिक अक्षमता कहलाएगी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हो, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हो, जैसे कि आपका तर्क करना, आपका सीखना यानी लर्निंग, रीजनिंग लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान ना कर पाना। वो बच्चा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, बिल्कुल भी किसी भी तरह की तर्क बिल्कुल नहीं लगा पाता, जिसके अंदर जो क्षमता है समस्या समाधान की, तर्क करने की या फिर लर्निंग की, वो कम है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। दूसरी चीज अडेप्टिव बिहेवियर, जो सोशल कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है, इनको समझ नहीं आता कि कैसे ये बिहेव करें समाज के बीच में, कैसे सोशलाइज करें। इन दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहलाती है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा। एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर व्हिच कवर्स अ रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी एक तो इंटेलेक्चुअल या मेंटल फंक्शनिंग हो गई, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हो गई, दूसरी अडेप्टिव बिहेवियर जो आपकी हर दिन सामाजिक और प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है ना आपको। आप एक ऑटो में भी बैठ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है कि भाई थोड़ा सा उधर हो जाओ, चलो मैं यहीं पे एडजस्ट कर लूंगी, वहां आप लड़ना ना शुरू कर दें। ठीक है, पहले समझो फिर लिखना, लिखने की कोई जल्दी नहीं है। देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया में, वैसे भी दुनिया भर में ज्यादातर इन्हीं दो चीजों पे फोकस रहता है, नहीं तो सुनी, दो चीजें हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, यानी बौद्धिक रूप से अक्षमता उसके अंदर है। पहली चीज क्या है, पहली चीज है उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का ठीक से काम ना करना। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब क्या हुआ, बौद्धिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी चीजें हम दिमाग से करते हैं वो ठीक से ना चलती हों, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ठीक से वर्क ना करती हो। जैसे कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या आ सकता है, रीजनिंग यानी तर्क करना, जो भी चीजें हम दिमाग से करते हैं उसको इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कहेंगे, बौद्धिक प्रक्रिया कहेंगे। रीजनिंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, किसी भी समस्या का समाधान निकालने में दिक्कत होगी क्योंकि दिमाग का यूज ठीक से हो नहीं पाता, चीजों को लर्न करने में, समझने में, सीखने में दिक्कत होगी, आसानी से नहीं सीख पाते, मतलब दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी चीज क्या है मेघा, दूसरी चीज है यहाँ पे बिहेवियरल, अडेप्टिव बिहेवियरल स्किल्स। अडेप्टिव बिहेवियरल यानी व्यवहारिक कौशलों की भी कमी होगी, लैक करेगा इसमें बिहेवियरल स्किल्स, जैसे सोशल स्किल्स हो सकती हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हो सकती हैं जो हमें समाज में हर दिन की जरूरत पड़ती है, बात करना हुआ, कई बार चीजों को एडजस्ट करना हुआ, 70 तरह की चीजें होती हैं जिनकी जरूरत हमें डेली लाइफ में पड़ती है। अगर इन दोनों में कमी है तो हम कहेंगे एक बच्चा इंटेलेक्चुअली डेफिशिट में है, वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, आईडी वाला बच्चा है। ठीक, क्या है, आईडी है उसके अंदर, आईडीज बोला जाता है इनको, इंटेलेक्चुअल
डिसेबिलिटीज, बौद्धिक अक्षमताएं। एक है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी बौद्धिक प्रतिक्रियाओं में कमी या प्रक्रियाओं में कमी, दूसरी चीज है एडेप्टिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में कमी। दोनों में कमी होना इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहलाएगा, डेफिशिएंसी नहीं, डेफिशिएंसी डिसेबिलिटी कहलाएगा। ऑब्वियसली माल एडजस्टमेंट होगा ही हर हालत में, अगर इतनी सारी दिक्कत है तो माल एडजस्टमेंट तो निश्चित है। एडजस्टमेंट पे बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए एडजस्टमेंट दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, वही बात यहाँ पे आ जाएगी, है ना। हियरिंग इंपेयरमेंट की कल ही डाल दी थी पीडीएफ। ओके सोनी, इतनी बात सभी को क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बेसिक बात नहीं समझी आप आगे कंफ्यूज होते जाएंगे, पूरा सेशन एक दूसरे से संबंधित है। ठीक ठीक है, टॉपिक नेम चेंज करा देंगे। टीम को कॉल करते रहते हो आप लोग, फालतू फालतू कमेंट करते हैं कई लोग, ये काम भी कर लिया करो भाई, हैं। तो इंडिया में राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट एक व्यक्ति को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड तब कहेगा जब उसमें दो चीजें हो, एक तो उसका इंटेलेक्ट ठीक से काम ना करे, दूसरा बिहेवियरल स्किल्स में भी प्रॉब्लम हो। अब इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, जिसको AAR बोल देते थे पहले, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, AAMR बोल देते थे, ठीक नहीं, ये बिल्कुल देखिए एक बार भाई, डिसेबिलिटी भी कई तरह की है ना। एक हियरिंग इंपेयर्ड हो सकता है बच्चा, दूसरा इंटेलेक्चुअली उसको कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक। एग्जैक्टली मोहिता, देखो जिनको पढ़ना नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, उनको चाहे आप कुछ भी दे दो, सोना दे दो लाके हाथ में, उनको सिर्फ कंप्लेन करनी है, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, अमेरिकन एसोसिएशन है AA, किस पे बनी हुई है ये, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, क्योंकि ये डिसेबिलिटीज डेवलपमेंट के समय ही, चाइल्डहुड तक ही पता लगने लगती है, 18 साल से पहले पता लग जाती है कि बच्चे को दिक्कत है, ऐसा नहीं अचानक से 18 साल के बाद कहीं से प्रकट हो जाएंगी, ठीक है जी। अगर हम बात करें, बिल्कुल RPWD एक्ट तो सिंपल है ना, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, एग्जैक्टली दीक्षा, देखिए बहुत बढ़िया चंद्रेश, हाँ बिल्कुल, सारी डिसेबिलिटीज एक दूसरे से रिलेटेड भी होती हैं, और दूसरा एक डिसेबिलिटी हो जाए और उस पर ध्यान ना दिया जाए तो सेकेंडरी डिसेबिलिटीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं इस केस में। हाँ बिल्कुल आएगा प्रीति, सीक्रेट आ चुका है बल्कि। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी दिक्कत और अडेप्टिव बिहेवियर में भी दिक्कत, जिसमें सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स आएंगी। सेम बात है, जो बात आपका RPWD एक्ट कहता है वही बात है। दिस डिसेबिलिटी ओरिजिनेट्स बिफोर द एज ऑफ 18, 18 साल से पहले ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से IQ गिर के 20 हो गया बच्चे का 18 साल के बाद, या वो मेंटली रिटार्डेड हो गया, या फिर अब उससे सीखा नहीं जाता कुछ, ऐसा नहीं होता। 18 साल की उम्र से पहले पहले ये प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हो जाती हैं, अगर होनी है तो। सही बात है प्रीति, आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं, एक और डेफिनेशन अगर हम उठाएं, द WHO ICD-10, बेसिकली WHO के अकॉर्डिंग ना कई सारे क्लासिफिकेशन के स्ट्रेन्स आते रहते हैं, जैसे ICD-10 है, फिर 11 आया, आज की डेट में DSM-5 है, जिसको नाम बदल करके ICD का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज या डिजीजेस। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज है, इसका जो 10th एडिशन या 10 मान लीजिए, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया, डिफाइंस मेंटल रिटार्डेशन एज, MR क्या है, मेंटल रिटार्डेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज उन्होंने शो की, ठीक नहीं होता। अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, यानी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे या तो आपके दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो रुक चुका है, या इनकम्प्लीट रह गया है किसी भी कारणवश। आपका दिमाग या तो ठीक से डेवलप नहीं हुआ, या उसका डेवलपमेंट एक टाइम के बाद रुक गया, एज के साथ बढ़ा नहीं, विच इज एस्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयरमेंट ऑफ स्किल्स मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। कुछ स्किल्स रुक गई, इंपेयर्ड हो गई डेवलपमेंट पीरियड के समय ही। हाँ जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीपिका सही बोल रहे हो। स्किल्स विच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर एंड सोशल एबिलिटीज। कौन सी स्किल्स इसमें प्रभावित हो सकती हैं? आपकी बुद्धि, आपका संज्ञानात्मक सोचने समझने सीखने की क्षमता, आपकी भाषा की क्षमता, आपका मोटर डेवलपमेंट, चलना फिरना दौड़ना कूदना, और आपकी सामाजिक गतिविधियां भी इससे प्रभावित हो सकती हैं, यदि मेंटली रिटार्डेड है कोई बच्चा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसे कोई भी है, ठीक। द न्यू टर्म प्रपोज फॉर DSM-5 इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IDs या IDD, ठीक। तो नया टर्म इसके लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूज किया जाता है, पहले इसको हम मेंटल रिटार्डेशन या फिर ICD भी कह रहे थे, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। सारे नाम एक ही चीज के हैं, ये मान के रखिएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या यहाँ पे आ रही है तो मुझे बताओ एक बार। बफरिंग तो भाई नहीं होनी चाहिए, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। यहाँ तक की बात, आज का चैप्टर थोड़ा सा हैवी है। हम्म हम्म DSM-5 इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, द न्यू टर्म प्रपोज्ड फॉर DSM-5। DSM-5 क्या होता है? बेसिकली आपके डिसऑर्डर्स के लिए एक इन्होंने मैनुअल जारी किया, जिसको हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स मैनुअल फॉर मेंटल रिटार्डेशन या डिजीजेस, समथिंग लाइक दैट। देखो डिफरेंस लर्न करना, डिस्लेक्सिया करा दो, डिस्लेक्सिया करेंगे भाई। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल
मैनुअल फॉर मेंटल रिटार्डेशन, यही होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वैसे डीएसएम आपसे पूछेगा नहीं, बट ठीक है, आपकी बहुत इच्छा है तो लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपसे इतने भी पंगे नहीं लेगा। मेंटल डिसऑर्डर्स कह देते हैं कई बार इसको रिटार्डेशन की जगह। ये तो सर्च भी करोगे तो भी मिल जाएगा जहां तक है। ठीक, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, डीएसएम कहलाता है। आईसीडी तो सिंपल है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आईडीडी लिखना चाहते हो तो अगले वीक आ जाएगा पक्का, ये तो किसी को नहीं पता। देखो एक बार लिखने का अगर मन है तो इसको लिख ही लेते हैं। दो तीन चीजें, दो तीन टर्म हमने पढ़े, एक है आईसीडी था, क्या था, हाँ आईसीडी ही है, आईसीडी। दूसरा है आपका आईडी, तीसरा है आईडीडीज, आईडीडी, और एक डीएसएम था। ठीक है, यही चीजें थी। और एमआर कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन को, जिसको आजकल हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, बात कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझ में मुझे नहीं लगता किसी को भी होगी। आईसीडी है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ऑफ डिजीजेस, यानी बीमारियों का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। अब ये तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, इसमें ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से कहें कि नहीं हम तो अपनी मर्जी से रखेंगे। ठीक है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, याद तो यही रखना है। आईडी होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिर है आईडीडी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, जो डेवलपमेंट के समय ही शुरू हो जाती हैं। लगभग बात सेम है, बस ये टाइम टाइम पे इनमें अपडेशन होता रहता है फुल फॉर्म्स में, और नए नए टर्म्स ये लोग इजाद करते रहते हैं। डीएसएम होता है डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, हाँ। एमआर तो सिंपल है, मेंटल रिटार्डेशन, एमआर इज सिंपल, डीएसएम, एमआर इज सिंपल मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है जी, बात कोई दिक्कत? मैंने सारी वीडियो देख ली, बहुत बढ़िया शुभम। हाँ ये तो लिख लो, पता होना चाहिए, कई बार मजाक मजाक में पूछ ले तो। ठीक है भाई, एक है आईसीडी इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, एक है आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक, आईडीडी है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, डीएसएम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, और फिर एमआर है मेंटल रिटार्डेशन। ये कुछ 5 फुल फॉर्म है। ठीक है अनिता जी, सीटेट का फॉर्म फिल कब होगा? और कुछ नहीं मिला रोहित आज पूछने को? भाई ये सब तो आप यूट्यूब से भी पता कर सकते हो, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। जब यहाँ पढ़ाई हो रही है इतनी सीरियस, तो पढ़ाई कर लो। मतलब मैं कमेंट्स ले लेती हूँ, उसका मतलब ये है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे। गांव में नेटवर्क नहीं आता है, अंडरस्टैंड भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो देखो, थियरी में कुछ नहीं था, सिंपल दो ही बातें थी कि जो पुराना टर्म था जिसको मेंटल रिटार्डेशन एमआर कहते थे, आजकल उसको डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग, जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिजीज मेंटल डिसऑर्डर्स है, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह दिया गया है। तो चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या आईडीडी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो, चाहे मेंटल रिटार्डेशन हो, आपकी बात एक ही है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक क्या है, एक तो है आपका ये कि आपकी मेंटल स्किल्स, जो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, सीखने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, रीजनिंग की, और दूसरा आपकी सोशल स्किल्स, इन दोनों में प्रॉब्लम होती है। बहुत बढ़िया चेतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी तक ये समझा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कहानी क्या है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या कहता है, अमेरिकन एसोसिएशन क्या कहती है, इसके अलावा डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, ये सारी बातें हमने समझी। बहुत बड़ा महजबीन। अब देखो दो मेजर चीजें हैं, टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर सब एवरेज इंटेलिजेंस। अब पूरी बात को अगर कंक्लूड करने जितना आप तक पढ़ा है तो दो चीजें निकल के आती हैं, एक तो है सब एवरेज, सब एवरेज का मतलब होता है, एक होता है अबव एवरेज, औसत से ऊपर, दूसरा होता है सब एवरेज, यानी एवरेज से नीचे का जो बुद्धि का स्तर है, यानी इन बच्चों का बुद्धि का स्तर औसत भी नहीं होता, औसत से भी नीचे होता है। एक तो ये लक्षण हुआ किसका, मेंटल रिटार्डेशन का या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। दूसरा क्या लक्षण होगा, दूसरा सिंपल है डेफिसिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर। एडेप्टिव बिहेवियर का सिंपल मतलब है जो समाज में या प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको स्किल्स चाहिए होती हैं, वो इन बच्चों के पास नहीं होती, चाहे वो एडेप्टिव बिहेवियर, इसमें आपकी सोशल स्किल्स भी आ जाएंगी, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स भी आ जाएंगी, आपकी व्यवहारात्मक कौशल भी आ जाएंगे, जिनकी जरूरत आपको जीवन में पड़ती है, समाज में या दुनिया में रहने के लिए। ठीक है जी, तो दो चीजें हैं इसमें, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में। एक औसत से कम बुद्धि, औसत कितनी होती है बताना जरा, इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं हम सब, देख लो रिकॉर्डेड पंकज इतने, औसत कितनी होती है, एवरेज इंटेलिजेंस बताओ फटाफट भाई। 90 से 110 के बीच में औसत होती है एवरेज। ठीक,
अब उससे नीचे की इंटेलिजेंस, अब उसमें एक बीच में टर्म होता है जैसे 70-80, 70-80 वाले को जनरली काउंट नहीं करते, बट 70 से नीचे बॉर्डर लाइन है, 70 के नीचे नीचे आती है ये सारी सब एवरेज इंटेलिजेंस, यानी 70 आईक्यू, क्योंकि 70 आईक्यू बॉर्डर लाइन है, वहां से ऊपर आप फिर भी पढ़ा लिखा सकते हो, सारी चीजें हैं, बट 70 से नीचे तो स्थिति खराब ही है। अडेप्टिव बिहेवियर, सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में प्रॉब्लम है, ठीक, तो यानी ये 90 से तो हर हालत में नीचे होंगी, कई केस में 80 से नीचे हो जाती हैं, यानी औसत से नीचे 90 से तो हर हालत में नीचे होना ही है आईक्यू, और अडेप्टिव बिहेवियर्स में भी प्रॉब्लम होगी, तब मेंटल रिटार्डेशन कहा जाएगा, किसी बच्चे को मेंटली रिटार्डेड कहा जाएगा अगर ये दोनों चीजें हैं तो। अब मेंटल रिटार्डेशन होता क्यों है, बौद्धिक रूप से रिटार्डेड क्यों होगा बच्चा, तो द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ आईडीज, यानी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी या मॉडर्न मेंटल रिटार्डेशन, एमआर की अगर हम बात करें या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की बात करें, डिसेबिलिटी की बात करें, तो इसके रीजंस ये सभी होते हैं जिनको हम कल करेंगे डिटेल में। अभी और बहुत सारी चीजें इन रीजंस को पढ़ने से पहले इनको डिटेल में भी समझेंगे, और ये वैसे भी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है नो। जेनेटिक कंडीशंस यानी जीन्स से, जैसे क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, क्रोमोसोमल हो गया, या और बहुत सारे जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम है, और भी कई तरह के सिंड्रोम्स हैं जो जेनेटिक है, मतलब आपके जीन से, आपकी आनुवंशिकता से कोई कमी रह गई तब भी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है बच्चा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसके अंदर पाई जा सकती है, ठीक। दूसरा क्या है, प्रीनेटल प्रॉब्लम्स, प्रीनेटल प्रॉब्लम्स गर्भाधान के समय की, जन्म से पहले की, ड्यूरिंग दैट पीरियड पेरीनेटल कह देते हैं, पोस्ट नेटल है जन्म के बाद वाली, इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार जो माता है उनको ठीक से खाना नहीं मिला, उनका कुछ माल न्यूट्रिशन रह गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, केमिकल वगैरह से एक्सपोज हो जाए इंसान, कोई डिजीज हो जाए, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, माल न्यूट्रिशन ऑब्वियसली एक कारण है। तो ये सभी कारण हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे कल वाली क्लास में। आज के लिए आपको कारण पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, मेंटली रिटार्डेड क्यों है बच्चा, एमआर क्यों है, मेंटल रिटार्डेशन क्यों है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्यों है, ये हमें पता हो। समझो एक बार, तो ये मेन रीजंस हैं जो हमने समझे। अब बात आती है इनके टाइप्स क्या हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के। ये भी तो कई तरह की होती है, ऐसा थोड़ी आपने ये कह देंगे सब एवरेज में 90 से नीचे वाला हर कोई खराब ही है, या मतलब उसके मेंटली उसको दिक्कत है, खराब कहना तो गलत होगा, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के टाइप्स। अगर मैं बात करूं इन अर्ली ईयर्स दोज विद एमआर और आईडी यूज्ड टू बी जज्ड बाय आईक्यू लेवल एस। थोड़ा सा पहले अगर हम चले जाएं, जिसको एमआर या आईडी कह रहे हैं हम, तो 3 लेवल पे जज करते थे सिर्फ, आजकल 4 हो गए हैं। ये पहले हम पुराना पढ़ेंगे क्योंकि इनसे भी पूछ लेता है, और 4 भी पढ़ेंगे, ठीक। मेटाबॉलिक क्या होता है कल ये डिटेल में समझने वाले हैं, अभी के लिए आपको आइडिया देने के लिए था कि एटलीस्ट इनका कुछ तो रीजन होता होगा, मेंटली रिटार्डेड ऐसे थोड़े टपक जाते होंगे, ठीक है। देखिए, तो अर्ली टाइम पे क्या होता था, आईक्यू वो भी 3 कैटेगरी में, आज के टाइम पे 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले 3 को समझेंगे फिर 4 को। टाइप्स पढ़ना है और बिल्कुल पढ़ना है, पूछा जाता है पेपर में। आज के डिस्कशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पूछने वाली चीजें और पूछा जाता है। यस सोनी, एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन ईएमआर कहते हैं, यानी एडुकेबल होते हैं ये बच्चे, इनको पढ़ाया जा सकता है, जिसको माइल्ड रिटार्डेशन भी कहते हैं आज के शब्दों में, पहले इसको एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन कहते थे। आईक्यू इनका कितना होगा, 50 to 69, यानी 50 से 70 के बीच में। अब ये अलग अलग टेबल्स होती हैं, किसी में 75 भी दिखा देगा, तो 2 4 5 से फर्क नहीं पड़ता, आप समझ जाइएगा कैटेगरी कौन सी है। 50 से 70 के बीच में एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन ईएमआर, फिर टीएमआर होता है ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन। इनको चलो आप पढ़ा लिखा सकते हो थोड़ा बहुत कुछ हद तक, इसके बाद इनको ट्रेन करना पड़ता है आपको 35 से 50, इसको मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। फिर आ जाता है कस्टोडियल, जिनको आपको केयर टेकर चाहिए रखने के लिए, भी कस्टडी में ही रह पाएंगे ये, इनका आईक्यू बिलो 25 होता है, ठीक है जी। तो एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन है 50 से 70, ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन है 35 से 50, फिर कस्टोडियल है 25 से भी कम, ठीक है जी। समझते हैं चलो। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, आज के टाइम पे जो इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है उस पर बात करते हैं। आयुष आप कौन से बैच में है ये बता दीजिए। क्लिनिकल एंड क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन कौन सी हो सकती है भाई, जो आज के टाइम में 4 हैं, पहले 3 थे जो अभी हमने पढ़े। एक था हमारा एडुकेबल ईएमआर, फिर हमने टीएमआर पढ़ा ट्रेनेबल, फिर हमने कस्टोडियल पढ़ा, ये 3 थे, ईएमआर टीएमआर और सीएमआर, ठीक। अब आज के लेवल पे, वो पहले टाइम पे बात होती थी, आज के टाइम पे 4 लेवल्स बन गए हैं एमआर कैटेगरी में भी, पहले थे 3, वो भी आपको पता होने चाहिए, ये भी पता होने चाहिए, बस नाम बदल गया और कैटेगरी 4 कर दी है इन्होंने, ठीक। माइल्ड जो है, माइल्ड कैटेगरी है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की, वो है आईक्यू होगा 50 से 70। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, आईक्यू होगा 35 से 50, यानी बीच की स्थिति है। सीवियर है थोड़ा सा ज्यादा 20 से 34, और प्रोफाउंड बिल्कुल ही बहुत ज्यादा, जिसको हम कहेंगे बिलो 20। तो ये 4 कैटेगरीज बन गई हैं, आपको वो भी पता होनी चाहिए, आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। द आईक्यू रेंज बिटवीन 71 to 85 इज कंसीडर्ड टू बी बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस। क्या चीज है, आईक्यू रेंज कितना, 71 से 85, 71 to 85 इज कंसीडर्ड टू बी बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस, यानी 71 से 85 तक का जो आईक्यू है उसको बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी बच्चा कहां है, बॉर्डर लाइन पे है बिल्कुल, इसको हम रिटार्डेड नहीं कहेंगे, ठीक है जी, इसको हम रिटार्डेड नहीं कहेंगे। 4 लेवल्स ऑफ एमआर होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। 71 से 85 वाला जो व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पे 70 तक की बात हो रही है ना, तो इसके ऊपर जो 85 तक का व्यक्ति है वो बॉर्डर लाइन पे है, वो ठीक ठीक है। दीपिका पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, लेंदी है ये कोर्स, क्वेश्चन के लिए तो फिर आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, क्वेश्चन वहां खूब होते हैं, ठीक है, कोर्स की तरह से चलेगा।
सबसे ज्यादा लेंदी है, इससे बड़ा कोई सब्जेक्ट है नहीं टीचिंग एग्जाम्स में। समझते हैं एक बार। अबाउट माइल्ड रिटार्डेशन, अब एक एक करके इन तीनों चारों कैटेगरी को हम समझेंगे कि माइल्ड रिटार्डेशन में क्या होता है। माइल्ड रिटार्डेशन सबसे ऊपर वाला, जिसमें सबसे कम मेंटल रिटार्डेशन पाया जाएगा, क्योंकि आईक्यू ज्यादा है 50 से 70। एग्जैक्टली श्वेता, एक बार पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। आईक्यू 50 से 70 माइल्ड रिटार्डेशन कहेंगे इसको। पीपल विद माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सेक्शन। क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? लार्जेस्ट सेक्शन। सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में, जी दयाल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। लगभग 75 से 80% की जो पॉपुलेशन है जिनको मेंटल रिटार्डेशन है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है किसी भी तरह की, उन लोगों में से, मतलब जितने भी मेंटली रिटार्डेड लोग हैं उनमें से 75-80% तो माइल्ड रिटार्डेशन वाले होते हैं, जिनको हल्की सी रिटार्डेशन होती है। ठीक है जी मुक्ता। दे हैव मिनिमम इंपेयरमेंट इन सेंसरी मोटर स्किल्स, यानी इनको सबसे कम दिक्कत होती है सेंसरी मोटर स्किल्स में। सेंसेस कौन से? देखना, सुनना, ये सारे। और मोटर स्किल्स हैं चलना फिरना, दौड़ना, ये सब, पेन पकड़ना, लिखना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो किस टाइम पे? प्री स्कूल एज में, मतलब 3 से 6 वर्ष के आसपास। इस टाइम पे पता नहीं लगता कि इन बच्चों को दिक्कत है, क्योंकि ये अपने आसपास के जो बच्चे होते हैं लगभग सेम ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत हल्का फुल्का सा अंतर होता है नॉर्मल बच्चे में और इस बच्चे में जिसको माइल्ड रिटार्डेशन है। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है, जैसे ये एज इनकी थोड़ी सी बढ़ती है, तब आपको पता लगना शुरू होता है कि यार इसको ना थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये बच्चा थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, ये एट पार नहीं है, इसका लेवल जो है रीजनिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, लर्निंग का, वो उस लेवल का नहीं है जो नॉर्मल बच्चे का होता है। अब देखो शिवानी कह रही है आप बहुत डिटेल में पढ़ा रही हैं, ये तो स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है ना। गलत फहमी है शिवानी, आपकी नॉर्मल पेपर में भी 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे, मिनिमम। नहीं पता होगा तो फंसोगे। देखो पीपल उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आपके भी हर हालत में आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, और ये रिवीजन करने पड़ेंगे बार बार। देखिए हुआ, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, उनमें से 75-80% जो लोग हैं वो माइल्ड रिटार्डेशन वाले हैं, यानी 50 से 70 आईक्यू वाले हैं। और इसमें भी इनमें मिनिमम इंपेयरमेंट, बहुत कम इंपेयरमेंट होता है इनकी सेंसरी मोटर स्किल्स में अपनी एज के बच्चों के साथ, प्री स्कूल एज तक, 3 से 6 वर्ष तक। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है ना, फर्स्ट क्लास के बाद पता लगने लग जाता है धीरे 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 कि बाकियों में और इनमें डिफरेंस है, उससे पहले पता नहीं लगता। ठीक है जी, जी नितिन, समझते हैं एक बार। देखिए इन्हीं की बात चल रही है अभी, माइल्ड रिटार्डेशन की ही, 50 से 70 की आईक्यू की। देयर पुअर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इंप्रूव टू अ लार्ज एक्सटेंट थ्रू एजुकेशन। इनकी जो पुअर सोशल स्किल्स होंगी, जो ये समाज में बातचीत में प्रॉब्लम है या थोड़ी बहुत इनको दिक्कत है, उनको ठीक किया जा सकता है लार्ज एक्सटेंट तक, मतलब बहुत हद तक काबू किया जा सकता है इनकी प्रॉब्लम पे एजुकेशन के द्वारा, पढ़ाने के द्वारा। ठीक, अगर इनको सही एजुकेशन दी जाए तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बोलना जो संवाद है या सोशल स्किल्स हैं, आपस में बातचीत करना है, वो काफी हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती हैं। दे कैन लर्न एकेडमिक स्किल्स अप टू 6th ग्रेड। इनको एकेडमिक स्किल्स 6ठी क्लास तक की आप दे सकते हो, जितने भी पढ़ाई लिखाई के सब्जेक्ट हैं। कैन बी गाइडेड फॉर सोशल कन्फॉर्मिटी, और समाज में कैसे रहना ये भी सिखा सकते हो, इसलिए इनको एडुकेबल कहते हैं। एडुकेबल ग्रुप पूछा हुआ है पेपर में, और सैकड़ों जगह पूछा हुआ है कि एडुकेबल ग्रुप कौन सा होता है, तो आप कहेंगे माइल्ड रिटार्डेशन या 50 से 70 वाले को एडुकेबल कहते हैं, क्योंकि इनको 6ठी क्लास तक की पढ़ाई हम करा सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, और इनको स्किल्स सिखा सकते हैं, सोशल कन्फॉर्मिटी यानी समाज में रहना इनको आ जाएगा, और एजुकेशन से इनको काफी हद तक संभाला जा सकता है। एडुकेबल इसीलिए कहलाते हैं ये, क्योंकि इनको एकेडमिक स्किल्स 6ठी क्लास तक की दे सकते हैं और इनको समाज में रहना भी आ जाएगा, इसीलिए एडुकेबल कहलाते हैं ये। ठीक, इसीलिए एडुकेबल कहलाते हैं। अब फिर उसके बाद तो कई बार हो भी सकता है पढ़ने, हो सकता है ना भी पढ़ पाए, डिपेंड करता है, मतलब इतनी एकेडमिक स्किल्स तो एटलीस्ट हम इनको दे सकते हैं। ठीक है प्रीति, देखिए मॉडरेट लेवल ऑफ रिटार्डेशन कितना है आईक्यू? 35 to 50। मॉडरेट लेवल ऑफ रिटार्डेशन। अब आगे हम मॉडरेट पे, अभी हमने माइल्ड की बात की थी, मॉडरेट यानी अब थोड़ा और ज्यादा होगी दिक्कत। 35 से 50 हो गया आईक्यू, वहां 50 से 70 था। जैसे आईक्यू नीचे नीचे जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे दिक्कत शुरू हो जाएगी। अरे यार क्यों 6th ग्रेड पे अटक गए हो? बेसिक बात समझो ना कि इनको पढ़ाया जा सकता है एक सर्टेन लेवल तक, और इनको सोशल स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, इसलिए एडुकेबल कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है कोमल। द चिल्ड्रन विद MLR यानी मॉडरेट लेवल ऑफ रिटार्डेशन कैन टॉक और लर्न टू कम्युनिकेट। ये बोलना भी सीख सकते हैं और कम्युनिकेट करना भी सीख सकते हैं, बट आर पुअर इन अवेयरनेस। इनकी अवेयरनेस, इनकी जो चेतना है वो कम होती है, एक्टिव थोड़े कम होंगे इससे पहले वाली कैटेगरी से। इनको देख के पता लग जाएगा कि बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है, छोटी उम्र से ही। उनका पता लग रहा था प्री स्कूल एज के बाद, 6 साल के बाद पता लगता है कि डिफरेंस है दोनों में। They have deficits in self-help skills but can profit from systematic training in these skills. Self-help skills, खुद का ही ध्यान रखना या छोटी-छोटी चीजें करना, इनको प्रॉब्लम होती है, बट इनको फायदा मिलेगा यदि इनको ट्रेनिंग दी जाए। इसीलिए तो इनको ट्रेनेबल कह रहे हैं ना। यदि इनको ट्रेनिंग दी जाए अपना ख्याल रखने का या बेसिक अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने का, थोड़ी बहुत बातचीत सिखाने का, तो ये ट्रेनिंग के द्वारा सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सीवियरली रिटार्डेड चिल्ड्रन जिसका आईक्यू है 20 से 34, 20 to 34। देखो अब एक बार इसको भी देखो।
SR people have poor motor development during the pre-school years and have minimum language skills. जो severely retarded बच्चे हैं उनका poor motor development होता है, यानी चलने फिरने तक में इनको दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन तो छोड़ ही दो, प्री स्कूल ईयर्स में, शुरुआती सालों में अपने जीवन के, और मिनिमम लैंग्वेज स्किल्स, भाषा का बहुत कम यूज कर पाते हैं, ठीक से यूज नहीं कर पाते. दे जनरली डू नॉट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेनिंग इन सेल्फ हेल्प एंड हैव वेरी लिटिल फ्रॉम कम्युनिकेशन ट्रेनिंग. इन पे ट्रेनिंग का भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत कम प्रॉफिट ये गेन कर पाते हैं ट्रेनिंग से. मतलब ट्रेनिंग भी इनके लिए उतनी यूजफुल नहीं है जितनी मॉडरेट के लिए थी, ठीक, लेकिन फिर भी इनको ट्रेन हम कुछ हद तक कर सकते हैं. बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत कम प्रभाव इन पे ट्रेनिंग का पड़ पाता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पड़ेगा. एट स्कूल एज दे पिकअप सम बेसिक स्किल्स टू कम्युनिकेट. लेकिन ये थोड़ी बहुत बेसिक स्किल्स स्कूल एज तक, यानी 6 से 12 वर्ष तक पिकअप कर लेते हैं, उठा लेते हैं और थोड़ी यूज कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं. एलिमेंटल सेल्फ हेल्प स्किल्स कैन बी टॉट टू देम थ्रू सिस्टमैटिक लेबोरेटरी ट्रेनिंग. प्रॉपर ट्रेनिंग इनको देके सेल्फ हेल्प की जो स्किल्स हैं, खुद का ध्यान रखना, खाना पीना, ये सारी चीजें इनको सिखाई जा सकती हैं. ठीक है जी. अब आती है बात फोर्थ कैटेगरी की, जो है प्रोफाउंडली रिटार्डेड, यानी आईक्यू बिलो 20, जिसको इडियट भी कह देते हैं आईक्यू टेबल में. जब हमने आईक्यू टेबल पढ़ा था, आपको याद होगा. एसआर सीवियरली रिटार्डेड है ना, रोमा. एसआर का फुल फॉर्म है सीवियरली रिटार्डेड चिल्ड्रन. प्रोफाउंडली रिटार्डेड आईक्यू होगा 20 से भी कम, लेस देन 20. अब ये प्रोफाउंड है, इससे नीचे कुछ और नहीं है मेंटल रिटार्डेशन में. ये मेंटल रिटार्डेशन का सबसे सीवियर फॉर्म हो गया. देखिए एक बार. अच्छा ठीक है मोहिता, दर्द परेशानी तो आपको नहीं होना चाहिए, बट जिन लोगों का ध्यान नहीं होगा उनको हो सकता है. चले आगे. चलो देखो, प्रोफाउंडली रिटार्डेड यानी आईक्यू बिलो 20 की बात करें तो प्रोफाउंड यानी पीआर में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. पीपल हैव मिनिमम लेवल ऑफ सेंसरी मोटर स्किल्स, यानी इनके सेंसेस और इनकी चलने फिरने की एबिलिटी सबसे कम होती है. इनको देखने सुनने हर तरह से इनको प्रॉब्लम होगी. ऑल्दो सम लेवल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट में बी प्रेजेंट. कुछ लेवल ऑफ मोटर डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत ग्लास उठा लिया. मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है जो हम एक्टिविटी करते हैं हाथ पैर अपने शरीर से, ठीक, उछलना कूदना चलना, ये सारी चीजें. दे हार्डली रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग. इन पे ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, लगभग ना के बराबर पड़ता है. कॉन्स्टेंट एंड क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ केयर नीड्स. यानी लगातार इनको सुपरविजन चाहिए, कस्टडी चाहिए, कोई एक व्यक्ति चाहिए जो इनका भी ध्यान रखे. ये अपना भी ध्यान नहीं रख पाएंगे. ठीक है जी. अपना भी ध्यान रखने के लिए इनको व्यक्ति चाहिए. ये अपना ध्यान रखने में भी सक्षम नहीं है, इसलिए प्रोफाउंड कहा जा रहा है. अभी हमने 4 कैटेगरीज पढ़ ली. एक बार अपने नोट्स बना लिए हैं तो देखो, नहीं तो एक बार रिवाइज करो दिमाग में. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बिल्कुल माइल्ड रिटार्डेशन, फिर मॉडरेट पढ़ा, फिर हमने बात की इससे पहले वाला कौन सा था, सीवियर था आई थिंक, और अभी हम बात कर रहे हैं प्रोफाउंड की. ठीक है. आईक्यू इनका ध्यान रखना है स्पेशली. देख के क्लासिफाई करने का तरीका ऐसा कुछ नहीं है, आईक्यू टेस्ट कराना पड़ेगा. हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम कल डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप आइडिया लगाएंगे कि बच्चे को दिक्कत है, उसके बिहेवियर को देख के, उसकी बाकी चीजों को देख के यू कैन गेस. चलें आगे. स्टडी के लिए थोड़ा मोटिवेट कीजिए. यार देखो, एग्जाम कभी भी आ जाता है, टाइम फिर कम मिलता है जब अनाउंस हो जाते हैं एग्जाम्स, और पहले से हम पढ़ते नहीं है, फिर तो दिक्कत होगी ही ना. फिर तो दिक्कत हर हालत में होगी. तो इनको कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए, एक बंदा चाहिए सर पे जो इनका ध्यान भी रखे, इनको कस्टडी चाहिए प्रॉपर. ये खुद से अपना ख्याल भी नहीं रख सकते. ऐसी सी कहानी है प्रोफाउंड की. अब इससे पहले किसी को सीवियर में दिक्कत हो रही थी, सीवियर का कुछ लिखना था, ये लो लिख लो. 20 से 34 आईक्यू होता है इनका. और इसीलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हैवी था, नहीं तो इसमें अभी और भी चीजें हैं आज इसी टॉपिक में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में ही, जो हम कल करेंगे. हुआ कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा कोल्ड है और कुछ नहीं है. ठीक है. लास्ट क्लास नहीं चल रही, ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट क्लास क्यों नहीं चल रही? हाँ, कंसंट्रेशन के लिए थोड़ा बहुत योगा या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे फर्क पड़ता है बॉडी पे आपकी. आज तो खैर मैं ही नहीं गई हूँ जिम, बट बहुत फर्क पड़ता है. फिजिकल एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है. आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं. फिजिकल एक्टिविटी कोई भी आधे घंटे के लिए भी अगर कर रहे हैं. नहीं, बीमार तो आजकल नहीं हूँ मैं, ठीक हूँ आजकल, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं. थोड़ी बहुत थकान हो जाती है क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है थोड़ी इंटेंस. बट हाँ, कोल्ड तो इसलिए हो गया, मैं एसी थोड़ा ज़्यादा कम पे कर लिया था टेम्परेचर, और फैन भी तेज था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा चिल्ड माहौल बनाते हैं, वो ज़्यादा ही चिल्ड हो गया. करंट अफेयर 6 महीने का कर लेना, पेपर से 6 महीने तक का करोगे बहुत है, और 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं. ठीक, इतनी बात रखें, काफ़ी है. हाँ,
जो क्लासेस छूट गई हैं कैसे अटेम्प्ट करें, रिकॉर्डेड देख लो भाई, रिकॉर्ड तो सारी क्लास होती हैं। इसके अलावा हो सकता है एक टॉपिक मैं सैटरडे को भी कंप्लीट करा दूँ, एक क्लास लगा के 2 घंटे की, है ना? पॉसिबिलिटी है, पूरी पूरी मूड तो है मेरा। हाँ, जिम मत करो दीपिका, कोई दिक्कत नहीं, बट फिजिकल एक्टिविटी कोई भी कर लो। मतलब मेरे तो ओवरवेट और बाकी सारे रीजंस होने की वजह से फाइनली जॉइन करना ही पड़ा, नहीं तो मैं तो खुद पक्ष में नहीं रहती हूँ कि डायरेक्ट जिम जॉइन करो। अगर कोई और तरीका है तो कर सकते हो उससे पहले, ना सब कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई बैडमिंटन खेले, कोई कुछ करे। चलो फिर, ये किसी को नोट करना था इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। हाँ, इसके आगे वाली क्लास ये दिखा दूँ, लो। अच्छा, ये देखो, ये आज वाला सेशन रिपीट करके प्रॉपर एक छोटा सा एक पेज पे लिख लीजिएगा, जो जो मेन मेन मुख्य मुख्य बातें हैं। और ये आपको लग रहा है पढ़ते समय कि बहुत डिटेल, जब आप इसका एक सार बनाओगे ना एक पेज में, तो आपको पता लगेगा बहुत छोटा सा डिस्कशन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं हमीदा, हो गया। कोई और डाउट कहीं है तो आज पूछ लो, थोड़ा सा टाइम भी है अपने पास, कोई बात नहीं, बाद में नोट कर लेना। हिंदी में क्या कहेंगे ये बताइए, छवि कह रही हैं, छवि। अच्छा, वैसे माइल्ड और उससे याद रखोगे तो ज़्यादा भला है आपका, क्योंकि ये कई बार पेपर में एज इट इज पूछ लेता है, ट्रांसलेशन में गलतियाँ खूब होती हैं। बट ठीक है, चलो मैं देखती हूँ। अगर यही वाली पीडीएफ तुम्हें तो नहीं, बट कल देखती हूँ एक बार, चलो मैं आपको लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मूड और वो सब कई सारे शब्द होते हैं, मैंने पहले शायद लिखवाया भी हुआ है, जब एक बार ये क्लासिफिकेशन कराई थी पुरानी क्लासेस में, अगर आपने देखा हो तो करा दूंगी मैं, फिर भी लिखवा दूंगी एक बार, कोई बात नहीं। ठीक है जी मोहिता, उनके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, इसी टाइप के आएंगे कि सीवियरली का आईक्यू क्या है, मॉडरेट का आईक्यू क्या हो सकता है, इसके अलावा आईडीज जो हैं वो कितने से नीचे हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 70 तक होती हैं। ठीक, और इस तरह से पूछी जा सकती हैं चीज़ें। जो मेंटल रिटार्डेशन है तो उसका मतलब क्या है, तो आपको पता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक बिहेवियरल है, एक इंटेलेक्चुअल, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना? इनको किस किस चीज़ में दिक्कत हो सकती है, एडुकेबल ग्रुप कौन सा होता है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। एडुकेबल बताओ कौन सा होता है, फटाफट से बताओ, एडुकेबल कौन सा होता है भाई? जो ये 50 से 70 वाला ग्रुप है उसी को एडुकेबल कहते हैं। और ये जो रीजंस हैं इनको हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर आप इनको पढ़ाएंगे कैसे उस पर भी बात करेंगे, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, पहचानेंगे कैसे उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म वाला शॉर्ट वीडियो बना दो। अच्छा, ये इस वाले चैप्टर की फुल फॉर्म? नहीं, मैं तो कोई एग्जाम नहीं दे रही हूँ, मेरा तो हो चुका है बस, आई एम प्रेटी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, वो करूँगी। यस मैम, चलो ठीक है, बना देंगे एक दिन, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे इनको लेकर के, फुल फॉर्म को लेकर मैं लिख लेती हूँ कहीं, नहीं तो भूल ही जाऊँगी। ठीक है, लिख लिया है, और बताइए, और कोई बात है करने को? चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, टेक केयर, कल मिलेंगे। अब्रॉड का प्लान 1 डेढ़ साल बाद।